चलिए, तो बात करते हैं भारत भ्रमण की। किसकी? भारत भ्रमण की। तो आपको अपने ऊपर घमंड ना हो, थोड़ा सा भारत भ्रमण कराते हैं। इधर कहीं पे आपको नजर आएगा गल्फ कंट्री चला, यस और नो। और इधर कहीं पे ये न्यूजीलैंड, और ये कहीं पे ऑस्ट्रेलिया नॉल। तो भाई ढेर सारा सामान इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर आता है, और ढेर सारा सामान इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर जाता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अंदर आएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? इंपोर्ट। वेरी गुड। और जब बाहर जाएंगे तो एक्सपोर्ट। और कुछ तो आपस में स्टेट्स के बीच में भी लेन देन चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो कुछ ना कुछ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर भी होता है, और कुछ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के बाहर भी होता है। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली किया क्यों जाता है? व्हाई वी परफॉर्म दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? अरे सिंपल सा सवाल है भाई, कंट्री की इकोनॉमी सही रहे। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा कंट्री की इकोनॉमी से? हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें क्या इंटरेस्ट है? नहीं तो वो तो बाहर से आ गए ना। मैं ये बात कर रहा हूं कि हमको ये ढेर सारा गुड्स एंड सर्विसेज बेचने खरीदने का काम करना ही क्यों पड़ता है? क्या क्या क्या? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं हर जगह रिसोर्सेज इक्वली अवेलेबल नहीं होती हैं, हमने ठेका लिया उनकी इक्वलिटी के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि भाई कोई भी इंसान कोई भी काम धंधा किस लिए करता है भाई? पैसा कमाने के लिए। इज दैट क्लियर? सिंपल एज दैट। अच्छा, इंडिया के अंदर काम करेंगे तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो भाई कोई भी इंसान काम धंधा क्यों करता है? फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए। मतलब स्मगलिंग की बात हो रही है एक तरह से। चलिए, तो भाई कोई भी इंसान किसी भी तरह की एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करेगा? पैसा कमाने के लिए। इज दैट क्लियर? तो भाई जो लेह लद्दाख में है वो भी पैसा कमा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाले पैसा कमा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, नेपाल और भूटान मत लेना, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, बिहार तो हो ही गया एक बार ऑलरेडी। चलिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना है कि नहीं है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, देन केरला, तमिलनाडु। इन सारे स्टेट्स में लोग काम किस लिए करते हैं? टू अर्न अ लिविंग, बेसिकली टू अर्न अ लिविंग। तो भाई एक नॉर्मल इंसान को, मान लीजिए कोई इंसान ही यहां पे रह रहा है बच्चों, क्या उससे मतलब है कि लेह में इंसान पैसे कितने कमा रहा है? नो। क्या उससे इससे मतलब है तमिलनाडु में पैसे कितने कमा रहा है? बिल्कुल मतलब नहीं है। बट किसी ना किसी को तो मतलब होगा कि राइट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस कितना पैसा कमाया जा रहा है। जोड़ ली सर, इसको जोड़ ली सर। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसको इंटरेस्ट होगा। कुछ लोग इसको जोड़ने से, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, सब हमारा ही हो जाएगा सर कुछ दिन में। क्या जब होगा देखा जाएगा। समझ में आ गया? अपना एक घर संभलता नहीं है, यहां तक इनको जाना है। इज दैट क्लियर? तो सो कॉल्ड की कोई ना कोई तो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि पूरे देश में कमाई हो रही है। वो कौन है जो इंटरेस्टेड है बच्चों? फाइनेंस डिपार्टमेंट, घर का फाइनेंस डिपार्टमेंट, मम्मी मतलब कंट्री, दैट इज देश की सरकार। क्यों गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है जानने में कि भाई कहां कितनी कमाई हो रही है? उनको इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए कंट्री का ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस जानकारी को हम एक नाम देते हैं चिल्ड्रन, एंड दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री? रीजन बीइंग, अगर आपको अपने घर की इनकम, अगर आपको अपनी इनकम नहीं पता, क्या आप अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज कर पाएंगे, व्यवस्थित रख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई अपनी इनकम का जानना जितना जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए कंट्री की इनकम का जानना भी उतना जरूरी है। और कंट्री से भी ज्यादा चिल्ड्रन, दूसरी कंट्रीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की इनकम बढ़ रही है या घट रही है। अगर इनकम का ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके बिजनेस करेगा। अगर इनकम का ग्रोथ एकदम बेकार है तो क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं आना चाहेगा। तो नॉट ओनली गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड चिल्ड्रन, बट ईच एंड एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द कंट्री इज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट? नेशनल इनकम। खोपड़े में बात गई? तो आपने शायद कभी ये शब्द भी सुना होगा बच्चों, वन इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ
एंड अदर वर्ड इज डेवलपमेंट। सर दोनों में फर्क क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का बढ़ना तभी बढ़ेगा जब नेशनल इनकम का चेंज ज्यादा अच्छा हो बट पॉपुलेशन उतनी तेजी से ना बढ़े। इनकम डबल हुई, पॉपुलेशन 10 गुना हो गई, सब गरीब हो जाएंगे फिर से। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट्स व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अगर हमारी कंट्री में पॉवर्टी लेवल कम हो रहा है, इनकम इक्वालिटीज हो रही है, इनइक्वालिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, देन वी कॉल दैट द कंट्री इज हैविंग व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 1970 से पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अलग चीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज है। तो इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि भाई ये बात तो गरीब देशों के ऊपर लागू होती है कि उनके लिए पैसा कमाना ही बस डेवलपमेंट है। सोमालिया का एग्जांपल ले लीजिए, अफ्रीका में वो कॉन्गो नेशंस का एग्जांपल ले लीजिए, क्या उनके पास बहुत ढेर सारी रिसोर्सेज होते हैं? नहीं होते। तो वो मानते हैं कि भाई पैसा कमा लिया, 2 वक्त का खाना अरेंज कर लिया, बस यही हमारी जिंदगी है। बट बाद में 1970 के बाद इट वाज थॉट कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने इस बात को काफी इंपॉर्टेंस दी कि सिर्फ पैसा कमाना इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट उसके अलावा कैसे पॉवर्टी लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब चीजों को आप अडेयर करेंगे, दैट शुड बी कॉइंड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक गरीब आदमी के लिए पैसा कमा के घर में रोटी दाल सब्जी की व्यवस्था कर दी, बस यही परिवार को मैनेज होना मान लिया जाता था। बट जिनके पास पैसे हैं वो कहेंगे भाई एक्स्ट्रा पैसे आगे क्या करें, चलो नई कार खरीद लें, चलो घूम टहल लें, चलो बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा दें, विदेश भेज दें, एजुकेशन हो जाएगी कम से कम। बट कैन अ पुअर पर्सन थिंक सो? नो। वो बस यही जानता है कि मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाए, मेरी इनकम हो जाए। बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई? खोपड़े में बात गई? कंफर्म? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस चिल्ड्रन? और ये दोनों चीजें फोकस किसको करती हैं? नेशनल इनकम को। तो अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। और उस इनकम के बढ़ने से हम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वेलफेयर एक्टिविटीज भी करेंगे, ताकि जो गरीब जिनके पास पैसे नहीं है खाने पीने के लिए, उनको हम कुछ राशन पानी दे पाए, पॉवर्टी लेवल्स को कम कर पाए, टैक्स जो कलेक्ट किया रिच कम्युनिटी से उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, फैक्ट्री सेटअप कर पाए, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई? तो ये इसी के रेफरेंस में समझी जाती हैं। सो पीपल अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई? चलिए, तो हमारी अगली अपकमिंग यूनिट जो है चिल्ड्रन, द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो भाई ये नेशनल इनकम होती क्या है? मैंने आपको बता दिया। इनकम पूरे कंट्री के अंदर जो अर्न की जाती है। अगर बाहर से आपने कुछ खरीदा और इंडिया में बेच दिया, उसमें भी कमाएंगे। इंडिया के बाहर आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, उस पर भी आपने कमाया। ये सारी इनकम जब हम मिला देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल इनकम। बट स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन, और वो ट्विस्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर की इनकम का जिक्र करिए, जो बाहर पैसा आया गया इससे कोई लेना देना नहीं है। दैट पार्ट ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डोमेस्टिक इनकम। और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या बाकी एक्टिविटीज से जो पैसे का लेन देन हुआ उसको भी कंसिडर कर लिया तो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम। तो दोनों में से बड़ा कंटेंट क्या नजर आ रहा है? मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि इंडिया की डोमेस्टिक इनकम 5 लाख करोड़ हो, कितनी हो, बट सो कॉल्ड इतना ज्यादा दूसरी कंट्री में यहां के लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसा बाहर भेज दिया, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम तो बहुत ज्यादा थी, बट ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में थे, पैसा कमा कमा के बाहर ले गए। नेशनल इनकम विल बी न्यूमेरिकली लेस। आई रिपीट, न्यूमेरिकली लेस। तो ये कभी मत सोचिएगा कि वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम हमेशा कम होगा एंड दैट ऑफ नेशनल इनकम हमेशा ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में से कोई भी कम हो सकता है और कोई भी ज्यादा। तो ओनली कंसिडरिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म इनसाइड द कंट्री, द इनकम इज कॉल्ड एज व्हाट? डोमेस्टिक। और अगर बाहर वाली एक्टिविटीज भी जोड़ लें तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। ये कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, शीघ्र ही नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? चलिए, तो लिख लीजिए कहानी चलन। नेशनल इनकम हेडिंग डाल लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में, और उसके बाद एक छोटी सी बस आपको डेफिनेशन लिखनी है। रेफर्स टू द टोटल इनकम generated in an economy by producing goods and services during a period of 1 year. सर 1 year क्यों लिया गया है?
बिकॉज बच्चों ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई वी हैव टेकन 1 ईयर। अगला धमाकेदार शब्द जिसके ऊपर आज हम बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे, दैट इज रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। या तो कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं या बाहर। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच न्यूयॉर्क में है और आपके पापा वहां पे मैनेजर हैं, जो भी सैलरी मिल रही है वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी, ना कि न्यूयॉर्क की। समझ में आ रही है बात? एम्बेसीज जहां पे वीजा सैंक्शन होता है चिल्ड्रन, अगर इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में चाणक्यपुरी में यूएस एम्बेसी है, वहां पे जो एम्बेसडर भाई साहब बैठे हैं उनकी तनख्वाह यूएस से आती है, तो वो इंडिया की इनकम नहीं होती। किसकी इनकम होती है? यूएस की। क्योंकि वो जो एम्बेसी है वो बेसिकली इंडिया का हिस्सा ही नहीं है, वो इंडिया के बाहर का हिस्सा है। तो सर वहां पे एटम बम की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ना होते तो बिल्कुल लगा सकते थे। एल्स दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज इंडिया। तो सर वहां अंदर जाए माना जाएगा कि विदेश चले गए हम? नहीं। और एम्बेसी बेची नहीं जाती, हमेशा किराए पे ली जाती है। क्योंकि अगर खरीदने पे आ जाए तो यूएस तो पूरा नया दिल्ली खरीद डालेगा। तो इसलिए एम्बेसीज किराए पे होती हैं हमेशा। समझ में आ गया? पता लगा दूसरी कंट्री ने एम्बेसी खरीद ली और वहां 500 फ्लोर की एक बिल्डिंग बना दी कि अब ये इंडिया माना जाएगा और अगल बगल एटम बम फेंके जा रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो हमारी टेरिटरी है। टेरिटरी फॉर यूज होता है, टेरिटरी फॉर ओनरशिप नहीं होता है। टेरिटरी फॉर सो कॉल्ड क्लासिफाइंग इनकम्स होता है। तो एम्बेसडर साहब की जो तनख्वाह है, जो हेड होते हैं वहां के, वो मानी जाएगी यूएस की इनकम। बट उसके नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, दे ऑल आर इंडियंस, दे ऑल आर इंडियन। उनकी तनख्वाह आती यूएसए से ही है, बट मानी जाती है इंडिया की इनकम। वाई? बिकॉज दे आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो अब आप मेरे को बताएंगे कि भाई आप सब इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं हैं? सब लोग कह रहे हैं हाँ हैं। चलिए थोड़ी देर में फर्क पता लग जाएगा। हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस डेफिनेशन इन फुल? तो सबने बोल दिया हाँ सर रेजिडेंट हैं। कॉपीड ऑल एवरीबॉडी? चलिए दो शब्द आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों। द वर्ड इज citizen and the word is resident। किसी भी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत कायदे से दिया ही नहीं होगा, तो जरा समझिएगा जरूरत से ज्यादा अच्छी तरीके से। सब बच्चों ने बोला कि सर हम रेजिडेंट हैं। क्लास एंड होते तक साबित हो जाएगा आप में से कोई भी रेजिडेंट नहीं है। हैं? सर ये क्या हो गया, कोई रेजिडेंट ही नहीं है, हमें मुजाहिदीन बोला जाएगा, हमें निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा यहाँ से, शाम को सर हमको हमारे घर से निकाल लिया जाएगा, हम मम्मी का हाथ पकड़ लेंगे सर तुम भी चलो साथ में हमारे साथ, नहीं तो पापा से को चेन से बांध दीजिए घर में। तो आप में से बच्चों कोई भी रेजिडेंट नहीं है। मैं रेजिडेंट हूं, वाह 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 सर, अपना है रेजिडेंट, हम लोग नहीं है रेजिडेंट, ये कैसे माना जाएगा? आपके पापा रेजिडेंट हैं, मम्मी है कि नहीं ये मैं नहीं बता पाऊंगा, पापा पक्का होंगे। सर कुछ हमें भनक लग रही है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। एनी पर्सन, ध्यान दीजिएगा बच्चों बातों पे, एनी पर्सन हैविंग स्टेट इन इंडिया, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस, प्रीवियस ईयर कौन सा था बच्चों? 2023-24। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, पक्का। और फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more, how many days children? In the previous year plus 365 days or more in 4 years preceding the previous year। मतलब सर 425 दिन कुल रहना है? नहीं, पिछले साल 60 या उससे ज्यादा और उनके पिछले 4 सालों में टोटल 365। मतलब पहला रूल बोलता है कि जब आप क्लास 11th में थे, अगर आप 182 दिन फिजिकली इंडिया में स्टे किए हैं तो आपको बोला जाएगा एक रेजिडेंट। क्या बोला जाएगा? रेजिडेंट। समझ में आ गया? अगर ऐसा नहीं हो रहा, सर क्यों नहीं होगा ऐसा?
अरे आप किसी शिप के क्रू मेंबर हैं, पैदा तो चलिए हिंदुस्तान में हो ही गए, बट उसके बाद हमेशा बाहर ही बाहर रहते हैं, तो पिछले साल 60 दिन 11वीं में, 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं ये 4 क्लास मिला के आपको इंडिया में कितने दिन रहना है? 365। अब जोकरों की तरह ये मत पूछिएगा सर अंडमान निकोबार रहे हैं तो क्या माना जाएगा। भैया अंडमान निकोबार भी इंडिया की ही टेरिटरी मानी गई है। समझ में आया? सर एक ही जगह पे टिक के रहना है, कोई स्टैचू स्टैचू तो खेल नहीं रहे हैं ना, फेविक्विक पिए तो जो शरीर से निकली वहीं चिपक गए। आप इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं। इवन अगर 182 दिन का कैलकुलेशन है, आज आप इंडिया लैंड किए, आज 180 दिन रहे, कितना हो गया टोटल? 181। 182 दिन वाले दिन लास्ट 182nd डे पे आपकी फ्लाइट थी, 2 मिनट बस आप उस दिन इंडिया में थे, फिर आप प्लेन से उड़ गए, स्टिल 182 काउंट हो जाएगा। तो आने वाले और जाने वाले दिनों को भी मिला लिया जाता है, मतलब आना जाना एक एक दिन और 180 बीच के। अगर आप 30 दिन रहे फिर चले गए, फिर 40 दिन रहे फिर चले गए, टोटल 365 में अगर 182 रह गए तो यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रेजिडेंट। इज दैट क्लियर? और अब इकोनॉमिक्स की दलित किताबों में जो डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है, एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द कंट्री वेयर ही रेजिड्स इज नोन एज अ रेजिडेंट। टोटल बकवास डेफिनेशन। समझ में आ गया? ये इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन है और एकदम सही डेफिनेशन है, बट ये आधी डेफिनेशन है। सर बाकी आधी नहीं पढ़ाएंगे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर ली तो आप क्या बन जाएंगे बच्चों? रेजिडेंट। इसके बाद अब आपको देखना है कि भाई आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली हैं या आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली हैं। अब ये क्या कहानी है सर? अगर आपने इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर ली तो आप क्या बन गए? रेजिडेंट। अच्छा सर दोनों ही नहीं फॉलो कर पाए तो आप एनआरआई हैं। क्या है आप? एनआरआई, नॉन रिलायबल इंडियन नहीं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, रेजिडेंशियल नहीं, नॉन रेजिडेंट। सर मतलब जो पैदा यहां हुए फिर बाहर चले गए, नहीं वो एक अलग कहानी है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो दोनों में से एक कंडीशन फॉलो कर ली तो क्या बन गए? रेजिडेंट। दोनों ही नहीं फॉलो की तो क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट इंडियन। इज दैट क्लियर? सर इसमें फर्क क्या होता है? बताऊंगा फर्क, परेशान मत होइए। अगर आपने पिछले सो कॉल्ड ईयर्स में दोनों में से एक कंडीशन फॉलो की तो रेजिडेंट बन गए। अब चेक करना पड़ेगा आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली। तो बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है इसे इनकम टैक्स में बेसिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक। तो दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो क्या बनते हैं? रेजिडेंट। दोनों ही नहीं कर पाए तो क्या बनेंगे? एनआरआई। इसके बाद होती हैं कौन सी कंडीशंस? एडिशनल। वो भी दो हैं। अगर दोनों एडिशनल फुलफिल कर ली तो आप माने जाएंगे ऑर्डिनरली। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर पाए या एक भी नहीं कर पाए तो क्या माने जाएंगे? नॉट ऑर्डिनरली। वो कौन सी होती हैं मैंने बता दिया, आपसे मतलब नहीं है बट मैं बता देता हूं आपको। पिछले 10 साल में, पिछले कम से कम 7 बार 7 सालों में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हुई हो। नहीं समझे? पिछले 10 साल में से किन्हीं 7 ईयर्स में या तो ये वाली कंडीशन आपने फुलफिल की हो या तो ये वाली। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड पिछले 7 साल में, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, एक थोड़ी सी गलती हो गई है, फिर से इसको समझ लीजिए, मैंने एडिशनल को थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। ये दोनों सबको समझ में आ गई? ये दोनों सबको समझ में आ गई? आप बन गए क्या बच्चों? रेजिडेंट। अब आपको बनना है ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली। तो आपको एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है। कौन सी एडिशनल कंडीशन? कौन सी कंडीशन? एडिशनल। दोनों एडिशनल फुलफिल हो गई तो ऑर्डिनरली, एक एडिशनल फुलफिल किए या एक भी नहीं किए तो नॉट ऑर्डिनरली। इज दैट क्लियर? पिछले 7 साल में कम से कम सो कॉल्ड 2 साल इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हुई हो। कितने साल में? 7 साल में। इज दैट क्लियर? नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? सर तो फुलफिल कर तो लिया हमने, ये तो सिर्फ पिछले साल फुलफिल किया ना। और पीछे जाओ, कितना और पीछे जाओ, तो आप यहां पे दो एडिशनल कंडीशन जो फुलफिल करेंगे वो सिर्फ प्रीवियस ईयर में नहीं देखी जाएगी और पहले देखी जाएगी। व्हाट इट क्लियर? तो मैं यहां पे लिख लेता हूं
आप ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंट इन एनी 2 आउट ऑफ 10 years, ना 7 वाला आएगा, एंड स्टे ऑफ 735 days इन 7 years। दोनों बातें मैंने एक साथ बोली थी, ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जस्ट होल्ड ऑन, इनको थोड़ा और ऊपर टपका दे जरा। हाँ, चलिए चलिए, ये भी स्कैंड विद कैम्समैन हो गए हैं। चलो भाई, पिछले साल में आप या तो 182 दिन रहे हो, इफ नॉट पिछले साल में 60 या उससे ज्यादा, और उसके पिछले 4 साल में कितना, 365। क्या बन गए आप, रेजिडेंट। अब साबित करना है कि आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली। क्या फर्क होता है बताऊंगा, परेशान मत होइए। पिछले 10 साल में से किन्हीं 2 years में यू शुड हैव बीन अ व्हाट, रेजिडेंट। और रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। तो पिछले साल जब आप 11th में थे, या तो आपने ये फॉलो किया हो, और अगर आप ये नहीं फॉलो कर पा रहे तो 11th क्लास में ये, और 7th 8th 9th और 10th में 365 क्या बन जाएंगे आप, रेजिडेंट। ये समझ गए, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। एडिशनल कंडीशन क्या है, पिछले 10 सालों में कितने, किन्हीं 2 साल आपने इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर ली हो, किन्हीं 2 सालों में। इज दैट क्लियर। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है, पिछला साल कौन सा था बच्चों, तो ये बच्चों पिछला साल नहीं कंसिडर करेंगे, पिछले के पहले 10 माने जाएंगे, पिछले के पहले। क्योंकि अगर पिछला साल भी इसमें जोड़ देंगे तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि भाई एक साल तो मैंने काम कर ही लिया वाला। तो पिछले के पिछले 10 सालों में, मतलब सर 11th छोड़ दें, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्लास 1 से 10 के बीच में 10 साल हो गए। उसमें से किन्हीं 2 years में या तो ये कंडीशन फुलफिल हुई हो या तो ये। अगर सर कर ली तो आप माने जाएंगे व्हाट, नॉट ऑर्डिनरी। और अगर पिछले के पिछले 7 साल में 735 दिन स्टे कर गए तो क्या माने जाएंगे, ऑर्डिनरी। तो एक बेसिक और दोनों एडिशनल फुलफिल कर लिया तो ऑर्डिनरली, एक बेसिक और एक एडिशनल फुलफिल किया तो नॉट ऑर्डिनरली। सिर्फ एक बेसिक फुलफिल कर पा रहे हैं और एडिशनल नहीं फुलफिल कर पा रहे तो इट इज नॉट ऑर्डिनरली। और अगर बेसिक भी नहीं कर पाए तो क्या बोले जाएंगे, एनआरआई। अब आप मेरे को बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल 182 दिन थे, हम बड़ा अंबानी के खानदान के हैं, हम पूरे 365 थे सर, समझ में आ गया। चलिए, तो सर आप तो भी कह रहे थे आप रेजिडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं फिर साबित कर दूंगा आप नहीं है। जितनी इनकम आपने इंडिया में कमाई, जितनी इनकम आपने बाहर कमाई, आपको सब पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप क्या हैं, ऑर्डिनरली। समझ में आ गया। अगर आपने इंडिया में पैसे कमाए तो आप टैक्स देंगे, बाहर कमाए बट वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो आपको सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, बाहर वाली इनकम पे टैक्स नहीं देना। अगर बाहर का बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बेचारे को हर इनकम पे टैक्स देना है, इसको इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना है, बाहर वाले पे देना भी पड़ सकता है और नहीं भी। और जो एनआरआई होते हैं बच्चों, उनको इंडियन इनकम पे टैक्स देना होता है, बाहर वाली इनकम पे टैक्स नहीं देना होता। सर ये कैसे डिसाइड होगा कौन सी इनकम इंडिया की है कौन सी बाहर की। हिंदुस्तान में इनकम जनरेट हुई और मिली भी इंडिया में, ये इंडियन इनकम। कहां जनरेट हुई, इंडिया में, और मिली भी कहां पे, इंडिया में, दिस इज इंडियन इनकम। जनरेट इंडिया में हुई है और मिली बाहर, ये भी इंडियन इनकम। जनरेट बाहर हुई और मिली इंडिया में, ये भी इंडियन इनकम। मतलब एक तरफ इंडिया होना चाहिए, इधर जनरेशन में या रिसिप्ट में, बाहर जनरेट हुई और बाहर ही मिल गई, इट इज फॉरेन इनकम। तो इस बेचारे को सब पे टैक्स देना है, एनआरआई को सिर्फ और सिर्फ इंडियन पे टैक्स देना है, फॉरेन पे नहीं देना। इनको इंडियन पे तो देना ही देना है, फॉरेन पे तब देंगे जब इनका बिजनेस यहां से कंट्रोल होगा। अभी भी नहीं समझ में आई बात, समझ में आई गई बात, नहीं नहीं आई, नहीं आई। अरे बड़ा सिंपल है भाई, जो इनकम इंडिया में उत्पन्न हुई और विदेश में मिली, इंडियन इनकम। इंडिया में उत्पन्न हुई, इंडिया में ही मिल गई, इट इज इंडियन इनकम।
बाहर ओरिजिनेट हुई बट मिली इंडिया में, तो इट इज इंडियन इनकम। समझ में आ गया। और चौथा क्या हुआ, ओरिजिनेट भी बाहर और मिली भी बाहर, तो इट इज फॉरेन इनकम। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को सब इनकम पे टैक्स देना है, इंडियन पे भी और फॉरेन पे भी। एनआरआई को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना। इनको इंडियन पे तो देना ही देना है, फॉरेन इनकम पे तब देंगे जब इनका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता होगा। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? 2 पॉइंट लिख लीजिए, इनकम भी एकदम क्लियर हो जाएगी। एक लिखिए इंडिया, ठीक, और एक लिखिए आउटसाइड। चलिए, जेनरेटेड एंड रिसीव्ड, इंडिया में जनरेट हुई, इंडिया में ही मिल गई, क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। जनरेट हुई बाहर बट मिली इंडिया में, क्या बोलेंगे, जनरेट हुई बाहर और मिली भी बाहर, क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम। इज दैट क्लियर? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जनरेटेड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड, क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। जनरेटेड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। जनरेटेड आउटसाइड बट रिसीव्ड इन इंडिया, क्या बोलेंगे, एक तरफ इंडिया लग गया तो इट इज इंडियन इनकम। जनरेटेड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, क्या होगा, फॉरेन। गुड मॉर्निंग रूसा जी, समझ में आ गया? कुछ लोग तो नींद की गोली खा के क्लास में चले आते हैं, तो इट इज बेटर कि वो क्लास में आए ही ना करें। चले भैया आगे, समझ में आ गया चारों कहानियां? नहीं समझ में आया? मैं सारे फिर से समझा दूं, क्यों परेशान हो रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ इंडियन इनकम, टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पनपी कहां पे, हिंदुस्तान में, मिली कहां पे, हिंदुस्तान में। कौन सी इनकम, इंडियन। हिंदुस्तान के बाहर ही जनरेट हुई और बाहर ही मिली, इट इज फॉरेन इनकम। मान लीजिए मैं यूएस चला जाऊं, वहीं पे मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूं, वहीं पे मैं बैंक अकाउंट खोल लूं और वहीं के बच्चों को पढ़ाऊं, तो यूएस में ही जनरेट हुई और यूएस में ही मिल गई, कौन सी इनकम होगी, फॉरेन इनकम। इज दैट क्लियर? इंडिया से बैठ के बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन सी इनकम होगी, जनरेटेड आउटसाइड बट रिसीव्ड इन इंडिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इंडियन स्टूडेंट से कह रहे हैं इंडिया में पढ़ो, बट चाइना में मेरा बैंक अकाउंट है, पैसा वहां भेज दो, तो जनरेट तो यहीं पे हुई बट रिसीव कहां हुई, चाइना में। कौन सी इनकम, इंडियन इनकम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? नेक्स्ट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है पता है? दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल, क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी। दोनों में से कोई एक बेसिक और एक एडिशनल, या कोई भी एडिशनल नहीं, तो इट इज नॉट ऑर्डिनरली। और अगर बेसिक भी फुलफिल नहीं हो पा रही तो क्या बोलेंगे, एनआरआई। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारे ऑर्डिनरली भाई साहब को हर इनकम पे टैक्स देना है, किस पे, हर इनकम पे। एनआरआई अंकल को सिर्फ और सिर्फ इंडियन पे टैक्स देना है, बाहर वाली पे वो देश लेगा जहां वो रह रहे हैं। इज दैट क्लियर? नॉट ऑर्डिनरली को इंडियन पे तो टैक्स देना ही देना है, फॉरेन इनकम पे टैक्स तब देगा जब उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है। इज दैट क्लियर? इंडिया में मीटिंग करने बिल गेट्स चले आए, यहां से सो कॉल्ड एचसीएल को कह रहे हैं 15 इंजीनियर्स दे दो, मैं यूएस ले जाके उनसे काम करवाऊंगा, तो माना जाएगा कि भाई इनकम तो उन्होंने यूएस में दी, उन इंजीनियर्स को मिली भी यूएस में, इट इज नो डाउट अ फॉरेन इनकम, बट बिजनेस मीटिंग करने तो इंडिया आए थे ना, उनको यहां से उठा के ले गए थे, तो इनकम जिस बिजनेस से आ रही है वो कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, इनकम टैक्स का आपका 20 नंबर का एक आंसर तैयार हो गया। सब पे टैक्स देना है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर इंडिया में रहा, माना जाएगा जिस चीज से उसने पैसा कमाया उसकी परवरिश इसी सरजमीन पे हुई है, इसलिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या हुआ, फॉरेनर? फॉरेनर कहां से हो गया, अरे भैया 182 दिन। अच्छा मैं समझ गया, ये बात कर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग साहब की। इंडिया आए, 190 दिन मैच खेले, तो हैं तो एक्चुअली वो फॉरेनर, वो इंडिया में तो पैदा हुए ही नहीं, वो इंडिया में पैदा नहीं हुए, बट 182 दिन वो इंडिया में रह गए ना, क्या बोला जाएगा उन्हें, रेजिडेंट। ये हरकत वो हर साल कर रहे हैं पिछले 15 साल से, तो 10 में से 2 साल भी उन्होंने ये हरकत की होगी, समझ में आ गया? और पिछले 7 साल में 900 दिन वो दलित हिंदुस्तान में रहा। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए रिकी पॉन्टिंग साहब क्या है, सिटीजन नहीं है, सिटीजन नहीं है,
भारत सरकार कहेगी बेटा तुम्हारी इनकम इंडियन इनकम है और तुम्हें इस पे टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्यों सर रिकी पॉन्टिंग तो इंडिया का आदमी नहीं है? अरे भैया मैं सिटीजन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के ये रूल्स हैं। आप पैदा कहां पे हुए इससे कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो वन हु इज अ सिटीजन मे और मे नॉट बी अ रेजिडेंट, वन हु इज अ रेजिडेंट मे और मे नॉट बी अ सिटीजन। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो रिकी पॉन्टिंग साहब ने ये सब फॉलो कर लिया, क्या बन गए वो? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हमारे इनकम टैक्स का एक्ट का कानून का रूल है भाई, इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना है और फॉरेन इनकम पे भी देना है। समझ में आ गया? तो इसको तो कभी क्लैश करिएगा ही मत कि सिटीजन और रेजिडेंट एक होते हैं, ये कभी भी एक होते ही नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? लक्ष्मी निवास मित्तल जी का नाम सुना है आप सबने? आर्सेलर मित्तल वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील जाइंट कंपनी। 1990 या 98 के आसपास उनका पूरा परिवार यूके लंदन शिफ्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने मान लेते हैं इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर नहीं की। कुछ कंट्रीज में आप रह सकते हैं, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप भी आपको मिल सकती है। जैसे वो विरुष्का चले गए हैं। अभी विरुष्का कौन है? विराट कोहली और अनुष्का जी। अपनी अनुष्का जी भी उनकी शादी में गई थी। समझ में आ गया? अब उनको यूके की सिटीजनशिप मिल गई, बट इंडिया की सिटीजनशिप अभी सरेंडर नहीं की है। तो वो इंडिया के भी सिटीजन है और यूके के भी। तो अभी तक हिंदुस्तान में ये दोनों क्या थे? रेजिडेंट थे। मान लो अगले 5 साल, अगले 5 साल वो इंडिया आए ही ना, क्या ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी? नो। क्या ये वाली अप्लाई होगी? नो। पैदा कहां में वो लोग? सिटीजन तो है बट रेजिडेंट नहीं है, दे आर एनआरआई। अगर एक ओटीटी शूट करने इंडिया आ गए और प्रोड्यूसर ने उनको पैसा दिया, उस पे उनको टैक्स देना पड़ेगा जैसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देता है, क्योंकि वो कौन है? एनआरआई। तो इंडियन इनकम पे सबको टैक्स देना है, चाहे आप ऑर्डिनरली हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली हो, चाहे एनआरआई। इज दैट क्लियर? बट अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, किसको बोलते हैं फॉरेन इनकम? उत्पन्न भी बाहर हुई और मिली भी बाहर। समझ में आ गया? मान लीजिए आपके मामा जी यूएस में पिछले 20 साल से माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी इनकम ओरिजिनेट कहां हुई? यूएस। मिल भी कहां पे रही है? बाहर। नाना जी इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने पैसे नाना जी को भेज दिए। सॉरी, ये रिसिप्ट नहीं होता, ये रेमिटेंस होता है। क्या होता है? रेमिटेंस। इस रेमिटेंस को नाना जी की इनकम नहीं बोला जाएगा, क्योंकि नाना जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मामा जी हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो रिसीव्ड इन यूएस, अक्रूड इन यूएस एंड सेंट टू इंडिया। तो सेंट वाला कोई पार्ट ही नहीं लगता यहाँ पे। यहाँ पे दो चीजें लगती हैं, जनरेट होना और रिसीव होना। इतनी बात सबके खोपड़ी में चली गई? इतनी बात सबकी खोपड़ी में चली गई? पक्का? तो अगर आप इंडिया में इतने दिन तक रह लिए तो आप रेजिडेंट हैं। दोनों फुलफिल कर लिए तो ऑर्डिनरली, एक फुलफिल किए तो नॉट ऑर्डिनरली, और कोई भी फुलफिल नहीं किए तो भी नॉट ऑर्डिनरली। वन और नन में क्या बनेंगे आप? नॉट ऑर्डिनरली। यहां पे कोई एक और यहां पे दोनों क्या बनेंगे? ऑर्डिनरली। फिर बताऊं? समझ में आ गया? क्लियर? तो खैर आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं। अगर एग्जाम में रेजिडेंट पूछा जाता है या आप कहीं पे डिस्क्राइब करें इस चीज को, जब लिख के आएंगे तो टीचर विल अंडरस्टैंड कि आप पढ़ के आए हैं। और वहां पे आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट तो आप यहीं से बन जाएंगे बस। समझ में आ गया? एनआई की डेफिनेशन में ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली का कोई जिक्र नहीं है, आपको मतलब सिर्फ इससे था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब सर ये सिटीजन बाबू कौन होते हैं? एनी पर्सन, पर्सन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स ठीक से आया नहीं, पर्सन्स ग्रैंड पेरेंट्स। खोपड़े में बात गई बच्चों? इंसान खुद या उसके माता पिता या उसके नाना नानी जी या दादा दादी जी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में भी पैदा हुए हैं तो उसे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसके लिए आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मैंने ठेका नहीं लिया उनकी पढ़ाई कराने का। उसको सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाएगा। नहीं समझे? तो मेरे दादाजी पैदा हुए थे रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में, मेरे बड़े ताऊ जी भी पाकिस्तान में पैदा हुए।
जब वो 6 महीने के हुए, उन्होंने दादाजी से बोला कि दोनों देशों को अलग अलग करा दो। दादाजी ने ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को बोली। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा अच्छा करा देते हैं, तो करा दिया। फिर समझ में आया सर, बड़े आराम से हो गया ये तो। और हिस्ट्री किताब में बहुत ढेर सारा लिखा हुआ है, वो तो कोर्स बढ़ाने के लिए लिख दिया गया है, असलियत मैंने बता दिया आपको। ओके, तो मेरे दादाजी रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुए। अब कल से मेरे को पाकिस्तानी ना बोलने लग जाइएगा, मुजाहिदीन है सर, निकलिए देश छोड़िए हमारा, प्रॉपर टैक्स देता हूँ सरकार को मैं। ओके, बड़े वाले ताऊ जी की बर्थ भी पाकिस्तान की थी, बाकी मेरा पूरा खानदान इसी सर जबी पे जन्म लिया है और यही निपटेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि बाहर जाने की औकात किसी की लग नहीं रही है असल में। तो ये बात समझ में आ गई। तो आप खुद, आपके पापा मम्मी, नाना नानी जी या दादा दादी, सर वो मौसा जी और चाचा जी, अरे भैया उनके बच्चे हैं ना, वो समझ लेंगे अपना। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहें, आप इंडिया के सिटीजन तब तक होंगे जब तक आप इंडिया की सिटीजनशिप को एक्सप्रेसली सरेंडर ना कर दें। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो ये इंसान इंडिया में रह भी सकता है और इंडिया में नहीं भी रह सकता। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉइंट्स हैं बच्चों। लिव्स इन इंडिया और एक हो गया लिव्स आउटसाइड। खोपड़े में बात गई। सुनीता विलियम्स जी का नाम सुना है? बच्चे कहेंगे सर ज्यादा ना बोलिए, सुनीता विलियम्स आपके घर में बता देंगे अभी जाके। चलिए, तो अब अगर वो इंसान बाहर रह रहा है और उसने सिटीजनशिप को सरेंडर कर दिया, कह रहा मेरा हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसे बोलेंगे व्हाट चिल्ड्रन? फॉरेनर। क्या बोलेंगे? खोपड़े में बात गई। क्या बोलेंगे? फॉरेनर। बट अगर उसने सिटीजनशिप सरेंडर नहीं की चिल्ड्रन, तो आप उसे बोलेंगे जियो का भाई पियो, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। व्हाट? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कहती है कि अगर आप हमारे यहाँ पैदा हुए तो आप हमारे सिटीजन हो गए, बट अगर दूसरे देश में इतने पर्टिकुलर टाइम ज्यादा रह लिए, हम आपको निष्कासित कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से बाहर, हम आपको सिटीजन मानेंगे नहीं। हिंदुस्तान कह रहा है नहीं 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 नहीं, हमारे लोग तो तरक्की करते नहीं हिंदुस्तान के अंदर, बाहर जाके तरक्की करते हैं। अगर उनको डिसोन कर दिया तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं मिलेगा। तो भारतीय वंश की सुनीता विलियम्स जी, काहे का भारतीय वंश? वहीं पैदा हुई थी वो, उन्हीं के स्कूलों में पढ़ी है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं समझे बात को? बट कुछ अच्छा कर लिया, भारतीय मूल की। अरे मूल रूप से यहाँ की थी ही नहीं वो, ये बकवास है टोटल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को भगाती नहीं है। अगर आप या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में भी पैदा हुए हैं, तो हम वसीम अकरम को भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? और सर वो चाचू दाऊद इब्राहिम, वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो तो पैदा ही यहाँ पे हुए थे मुंबई में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। तो आप, आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी जी अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए, समझ में आ गया, या वो हिंदुस्तान में पैदा हुए बट आप कहीं बाहर पैदा हुए, यू आर स्टेइंग इन इंडिया, तो यू आर अ सिटीजन। बाहर चले गए, सिटीजनशिप सरेंडर नहीं की है, तो यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में आ गया? और अगर सिटीजनशिप सरेंडर कर दी दलिद्रों, तो क्या बोले जाओगे? फॉरनर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? पक्का? तो सर ये डुअल सिटीजनशिप मिलती कैसे है? हिंदुस्तान का कोई इंसान पिछले 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, जैसे मेरे मौसा जी, वो बहुत स्टार्टिंग में ही चले गए थे, मतलब लाइक हो गया उनको 45-50 साल वहां रहते हुए, 75-80 साल उनकी उम्र है, 25-30 साल में ही चले गए थे। तो अब उनको 10 साल वहां रहने के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑफर किया, भाई आप हमारे सिटीजन हो गए, आप हमारे सिटीजन हो गए। वो कह रहे हैं हमारे सिटीजन हो गए, हम तो मानने को तैयार हैं, बट हमको इंडिया जाना रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है, आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं। बट कुछ कंट्रीज गल्फ में ऐसा अलाउ नहीं करती हैं, भाई या तो हमारे रहो या तो उनके रहो, दो जगह नहीं रह सकते आप। गॉट इट क्लियर? तो मेजॉरिटी कंट्रीज तो अलाउ करती हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब अलाउ कर देते हैं, बट कुछ दलितर हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं माना जाएगा, तो उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, तो वो इंडिया में वोट भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। समझ में आ गया? बट मान लीजिए शाहरुख खान जी चले गए दुबई, अब कह रहे हैं मैं यूएई का सिटीजन हूं और मैंने इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर कर दी, तो फिर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, वो वोट भी यहाँ पे
नहीं दे सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके ऊपर नहीं अप्लाई होंगे। अब ये नहीं कि कोई कंटाप मार के उनको चला गया सड़क पे तो वो कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सबको प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में, ना कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को। आई रिपीट, फंडामेंटल राइट्स इंडिया में सब लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को। ऐसे तो विदेशी लोग घूमने आए और लोग उनसे लूटपाट कर लें, अगर हमसे कोई मतलब नहीं, जाओ तुम अपना समझो, कहाँ आए थे यहाँ पे और कहा इतना शो ऑफ कर रहे थे, समझ में आ गया। तो ये ऐसा नहीं होता, वो भी कवर्ड रहते हैं। तो अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए और यहीं रह रहे हैं, क्या सर बेकार सा वर्ड है ये, बढ़िया सर सुनीता विलियम्स, नाम ही समझ में आ रहा, विलियम बोले सुनीता बोले हैं। चलिए, तो लिव्स इन इंडिया तो क्या बोलेंगे भाई, बाहर रह रहे हैं और सिटीजनशिप सरेंडर कर दी तो, और नहीं किए तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नहीं समझे बात को, तो ये शब्द आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगा, ये शब्द इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा। समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिडेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है और इनकम टैक्स एक्ट में सिटीजन की कोई डेफिनेशन नहीं है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, पक्का। फॉरेनर कौन होता है समझ में आ गया, कंफर्म। और डुअल सिटीजनशिप लेने से एक फायदा क्या होता है, जैसे मैंने बताया मेरे मौसा जी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहते हैं, डुअल सिटीजनशिप है, तो हर 4-5 साल में जो वीजा की ढेर सारी फीस लगती है वो नहीं देनी। आप एक मुश्त 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दीजिए, जितनी बार चाहे इंडिया जाइए और इंडिया आइए, वीजा आपका एक तरह से एक बार में ही पूरा का पूरा दे दिया। समझे इस बात को, नहीं समझे, समझ में आ गया तो झटपट इसको लिख लें बच्चों। तो भाई सिटीजन और रेजिडेंट में बात समझ में आ गई, पक्का। तो दोनों में से कोई एक क्लियर किए तो क्या बन गए, रेजिडेंट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ऑर्डिनरली, एक सेटिस्फाई हुई या एक भी नहीं तो नॉट ऑर्डिनरली। इनकम कंट्री के अंदर ही ओरिजिनेट हुई, कंट्री में ही मिल गई इंडियन, ओरिजिनेट इंडिया में हुई मिली बाहर इंडियन, ओरिजिनेट बाहर हुई मिली इंडिया में इंडियन, बाहर ओरिजिनेट हुई बाहर ही मिली, इट इज फॉरेन। इनको इंडियन और फॉरेन दोनों इनकम पे टैक्स देना है। एनआरआई को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, फॉरेन पे उस देश में देना अपने यहाँ नहीं देना है। और एनओआर को इंडियन पे देना है, फॉरेन पे तब देगा जब ये साबित हो जाए दैट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एल्स नॉट। इज दैट क्लियर। तो रेजिडेंट्स की कमाई को हम अपनी नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल जी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बट वो लंदन के सो कॉल्ड रेजिडेंट हैं, इंडिया आते रहते हैं मीटिंग करने के लिए, बट उनका कोई भी बिजनेस यहां से कंट्रोल नहीं होता, तो इंडियन गवर्नमेंट उन पे टैक्स ले ही नहीं सकती। तो इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, आप बाहर पैदा हुए, आपके पापा में इंडिया में पैदा हुए, पापा मम्मी आप सब बाहर पैदा हुए, दादा दादी नाना नानी जी इंडिया में पैदा हुए। कौन सा इंडिया, 47 के पहले वाला अनडिवाइडेड। यू आर एन इंडियन सिटीजन इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, एज वेल एज जब आपके पास डुअल सिटीजनशिप हो, या आपने रहना तो बाहर कबूल लिया बट आपने इंडियन सिटीजनशिप को अभी तक सरेंडर नहीं किया है। सरेंडर कर दिया अगर इंडियन सिटीजनशिप को तो आप क्या होंगे, फॉरेनर। और हिंदुस्तान हमेशा आपको क्या बोलता रहेगा, भारतीय मूल के लक्ष्मी निवास मित्तल जी, भारतीय मूल के सुंदर पिचई जी, भारतीय मूल के सत्या नडेला जी। वो सब कह रहे हैं हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप फर्जी अपनी सो कॉल्ड नाकामी को हमारे नाम के साथ ना जोड़े थे। समझ में आ गई बात, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अनुष्का जी पूछिए। हाँ ठीक है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हैं और सिटीजनशिप सरेंडर नहीं की है तो यू आर स्टिल अ सिटीजन। कर दी तो फॉरेनर, हिंदुस्तानी हमेशा क्या बोलेंगे आपको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो हमेशा आपके साथ, सॉरी आपकी तरक्की के साथ अपना नाम जोड़ते रहेंगे। इज दैट क्लियर। जैसे सो कॉल्ड मेरे ब्रदर इन लॉ एक हैं, ओके, उनकी जो नवासी है, मतलब जिसके वो नाना लगे, तो हस्बैंड वाइफ दोनों हिंदुस्तान में पैदा हुए, पले बड़े, पढ़ाई लिखाई सब वहीं की, समझ में आ गया। तो उनकी बेटी की शादी जिस लड़के से हुई वो रहने वाला तो प्रयागराज सिटी का ही है, ओके, बट वो जॉब पिछले 10 साल से यूएस में कर रहा था, इंडिया उसको थोड़ा कम समझ में आता था, तो उनकी बेटी वहीं पैदा हुई, तो उनकी बेटी प्रॉपरली अमेरिकन सिटीजन हो गई, बट वो लोग अमेरिकन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। इज दैट क्लियर। बट बेनिफिट्स क्योंकि वो उसके पेरेंट हैं तो उनको भी अमेरिका के मिलेंगे। अब आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, ग्रीन कार्ड इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ग्रीन कार्ड तो कितने अमेरिकन के पास ही नहीं होगा आज तक, तो उसका तो कोटा होता है भाई, 5000 ग्रीन कार्ड देने हैं, 400 इंडियंस को, 200 अफ्रीकन को, 50 पाकिस्तानियों को, लाइक दिस। तो ग्रीन कार्ड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसका सिटीजनशिप से कोई खास लेना देना नहीं होता। समझ में आ गई बात,
चलिए, तो आगे का कंटेंट अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।